हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग टॉपिक को, जिसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और लास्ट में प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हमारे व्हाट वी विल टॉक अबाउट वाली चीज़ पर कि हमने प्लानिंग कंप्लीट कर लिया है, वी हैव डन फॉरकास्टिंग और आज हम हमारी थर्ड स्टेज पर आ गए हैं जो कि है डिसीजन मेकिंग। तो इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग के ऊपर। डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस मीन्स कि आपका दिमाग चलाने वाला प्रोसेस है। जैसे हमने फोरकास्टिंग और प्लानिंग में समझा कि हमें चीज़ों को सोचना है, प्रिडिक्ट करना है, अजम्पशंस लगाने हैं, ये सब कुछ करना है। अब डिसीजन मेकिंग उन सबका रिजल्ट है कि आप किसी एक फाइनल चीज़ पे, एक फाइनल आउटकम पे पहुंचे कि हाँ, यू हैव डिसाइडेड दिस थिंग कि ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो होता है डिसीजन मेकिंग। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर डूइंग अ वर्क। आपने अपनी प्लानिंग में, फोरकास्टिंग में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करे होंगे किसी एक प्रॉब्लम के लिए। अब आप उस स्टेज पर हैं कि आपको उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है, जिससे कि आपका जो आउटकम है वो बहुत हायर प्रोडक्टिविटी दे, प्लस आप अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। इसका मतलब ये है, दस इट इज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन चोजन बाय डिसीजन मेकर एज अ मोस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग हिज गोल्स। क्लियर? आपको ये बात समझ आती है? आई हैव एक्सप्लेन दिस। डिसीजन मेकिंग इज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ प्लानिंग। कि आप प्लानिंग के अंदर टिपिकल फॉर्म में, क्योंकि मैंने भी आपको कहा कि ये एक वो स्टेज है जहां पर हम कोई सी चीज़ को डिसाइड करते हैं कि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से, इतने सारे सोल्यूशंस में से हम किसी एक चीज़ के ऊपर पहुंचे, रीच करें कि भाई हाँ, ये एक चीज़ होगी। प्लानिंग के अंदर जब हमने प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमारा आए थे स्टेप्स में कि पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उस पर डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर आइडेंटिफाइंग, फिर सेलेक्टिंग, और फिर आपने जब वो इम्प्लीमेंटिंग, सेलेक्टिंग वाला पार्ट था, दैट इज डिसीजन मेकिंग, कि आप किसी एक चीज़ के ऊपर आए। सो दैट इज अ थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के ऊपर कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कितने टाइप्स की डिसीजन ऑफ मेकिंग है। ओके, सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंदर जो सबसे पहली टाइप है वो है रूटीन एंड बेसिक डिसीजन मेकिंग। रूटीन से आपको अच्छे तरीके से मतलब समझ आता है कि जो कि डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर हम डिसीजन मेकिंग वाले प्रोसेस को लेकर आते हैं। जैसे कि हमने पहले से कोई चीज़ डिसाइड कर ली कि ऐसी सिचुएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रोज रोज होती है, तो ये वाला सॉल्यूशन हम हर जगह यूज कर लेंगे, दैट इज रूटीन डिसीजन मेकिंग। So these are the decisions which are taken in respect of the day-to-day activities. They are repetitive in nature. Now basic decision making means such decision which are essential for the existence of the organization. मतलब कि जो कि important decision है, जिसके लिए हमें complete study, analysis, power और एक अच्छी राउंड टेबल मीटिंग की जरूरत है, कि जिससे कि हम एक बहुत अच्छे आउटकम में पहुंचे, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? देन वी आर एट पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। पर्सनल का मतलब है जो कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लीव लेनी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, कोई रिजेक्शन, प्रमोशन, वो जो कि मेरी इंडिविजुअल, मेरे ऊपर है, बेस पे प्रमोशन होगा, मेरा अकेले का होगा। तो जो चीज़ें इंडिविजुअली वाली चीज़ पे आती है, वो वाले डिसीजंस वो हम कैटेगराइज करते हैं पर्सनल डिसीजन मेकिंग के अंदर, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं होता, वो लोग इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ आप एक लौता इंडिविजुअल इफेक्ट होता है। द ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस वो होते हैं जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, बाय द इट इज विच आर टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर्स इन द फॉर्मल कैपेसिटी। है ना, कि सारे मिलकर लेते हैं, विच मे बी डेलीगेटेड टू अदर पर्सन। मतलब जो हेड्स हैं और जो नीचे वाले लेवल के लोग हैं, वो सारे मिलकर उस डिसीजन को लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। क्लियर? सो दीज आर द इंडिविजुअल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। नाउ दिस इज द सेकेंड वन। अब हम आते हैं थर्ड वन पे, विच इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग। सिंपल, इंडिविजुअल मीन्स व्हाट? जो अकेला बंदा डिसीजंस ले सके, दैट इज इंडिविजुअल। नाउ व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट इज स्मॉल एंड द डिसीजन टू बी टेकन टू नॉट रिक्वायर हाई स्पेसिफाइक एंड टेक्निकल नॉलेज। अब आपको पता है कि कोई नॉर्मल शॉपकीपर है, तो वो एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है, तो वहाँ पर वो एक लौता इंसान डिसीजन ले सकता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जहाँ पर 500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता, वहाँ पर सबकी रजामंदी की ज़रूरत होती है कि हर किसी से पूछा जाए, एक राउंड टेबल हो जहाँ पर सब लोग एक
एक लौते डिसीजन पर आए जो कि इम्प्लीमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो दैट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग. और एक इंडिविजुअल, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. क्लियर. Now, policy and operating decision making. Policy decisions are those which relate to the basic policies of the organization and these are taken by the top management. Policy मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी को हम इम्प्लाई करेंगे वो एक इंडिविजुअल है, कोई लोग तो नहीं ले सकते जो कि कम पोस्ट पे. ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है, जो कि किसी पॉलिसी को पहली बात तो बनाते हैं और बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो ये बड़े डिसीजंस होते हैं और ये सारी चीज़ें कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट. पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. एंड ऑपरेटिंग होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन रिलेटिंग टू द जनरल अफेयर्स, मतलब जो नॉर्मल है, जहाँ पर ज़्यादा आपको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है और जो कि नॉर्मल लोग भी, मतलब जो कम लेवल की पोस्ट वाले, वो भी उस चीज़ के साथ डील कर सकते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. दैट इज ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग. क्लियर. देन वी आर हैविंग प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग. ये सारे टर्म्स आपने अभी जितने भी पीछे भी देखे बहुत सिंपल हैं, आपको इनके हेडिंग से ही इनकी मतलब समझ आ जाएंगे. तो आप जब एग्जाम्स में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसकी हेडिंग्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए. इसे 5 टाइप्स को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो कि बेसिक, नॉन बेसिक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को एकदम कर जाओ. और जब आप एग्जाम में लिखोगे, आपको मतलब पता है, तो आप अपने आप अंदर का जो कंटेंट है वो रेडी कर लोगे. सो मेक श्योर कि आपको हेडिंग्स अच्छे से पता हो. क्लियर. ना प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग इज ऑफ रिपीटेटिव एंड रूटीन नेचर. ये भी जो हमने सबसे पहली टाइप पढ़ी थी ये वाली कि रूटीन एंड बेसिक, उसी की तरह है प्रोग्राम्ड भी, कि जो कि नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ को यहाँ पर हम करते हैं कि रूटीन नेचर के अंदर हम डिसीजन मेकिंग वाली है, विच इज़ टेकन थ्रू सम वेल डिसाइडेड एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम. कि कोई भी प्रॉब्लम है, हमें पता है कि ये रोज़मर्रा में ज़रूर आएगी, तो पहले से ही हमने उसके ऊपर डिसीजन बना लिया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो हम इस तरीके से उसके साथ डील करेंगे. कोई यूनिकनेस नहीं है, सेम होगा. So that when the problem arises, it may be solved by using that method which has been prepared by the organization members. Now, non-programmed decision making is not a routine or repetitive in nature. ये बार बार नहीं होते. इट इज़ लाइक ये यूनिक है और ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, मतलब कि बहुत ही बड़े सिचुएशन, मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, थ्रेट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपने किस तरीके से डिसीजन लिया, क्या करा, क्योंकि उसी पे आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करती है. तो ये एक क्रिटिकल वाली चीज़ है जिसमें ज़्यादा अटेंशन की, ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लान्ड एंड अनप्लान्ड. कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही प्लान्ड होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फोरकास्टिंग के टाइम पे ये सोच रखी होती है कि भाई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो हम इस तरीके से प्लान बना के रखते हैं. ये डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ को हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग वाला काम हो जाता है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि सडन होती हैं, है ना, आपको नहीं पता कि सिचुएशन आ जाएगी लेकिन वो आ गई है, तो उस टाइम पे आप ये थोड़ी ना कि यार मैंने तो इसको कुछ डिसाइड ही नहीं करा तो छोड़ो, वैसे नहीं. तो आपको उस टाइम पर अचानक से उस सिचुएशन को डील करता हुआ एक सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा. सो दैट इज अनप्लान्ड. ठीक है. अनप्लान्ड डिसीजन मेकिंग टेक्निक मीन्स सच डिसीजन फॉर विच नो प्लान इज मेड बट आर नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रिवेल्ड. क्लियर. यही चीज मैंने आपको समझाई जो यहाँ पर लिखी हुई है. अब हम आते हैं टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. टैक्टिकल दोबारा से वही कि रूटीन नेचर का है, रोजमर्रा वाली बात है, छोटे मोटे जो कि हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए होता है. स्ट्रैटेजिक होता है जब बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पर ज़्यादा टेंशन की जरूरत होती है. अब आपने चीज़ नोटिस करी होगी, जितने भी हमने पढ़े उसमें बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें तो सेम है, कुछ रेगुलर इन नेचर हैं और कुछ सर्कमस्टांसेस पे, अपॉर्चुनिटीज़ और बड़ी चीज़ों पे क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ है. तो आप थोड़ा तो इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्योंकि चीज़ें बहुत सेम है, बहुत ईजी हैं. कुछ यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा वाली डिफिकल्टी वाला लेवल नहीं है. क्लियर. नाउ ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो सबसे पहला स्टेप है वो है वेरीफाई एंड डिफाइन योर प्रॉब्लम. अब सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ के लिए सॉल्यूशन ढूंढने निकलते हो, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम. बहुत बार क्या होता है कि आपको मेन जो कोर प्रॉब्लम है वो पता नहीं होती और आप सॉल्यूशन ढूंढते रहते हो कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन जो असल दिक्कत है, जो मेन प्रॉब्लम है वो आपको पता ही नहीं होती. तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये होना चाहिए कि यू शुड नो व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम. उस हिसाब से हम आगे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि जो पहला स्टेप है वही गलत है तो कभी आपको सॉल्यूशन भी ठीक नहीं मिलेगा. ठीक है. नाउ रिसर्च एंड ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम.
अब उसके हिसाब से आप जितने भी ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस बनते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो फाइंड आउट कीजिए। जितनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी उतने ही ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होंगे, ये क्लियर है, ये पक्की बात है। सो ये हमारा काम है कि जितने भी बेस्ट पॉसिबल वेज हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो हम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड वन इज सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर फॉर योर पोटेंशियल सोल्यूशंस। आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस पहले पता होनी चाहिए कि आप एक सोल्यूशन से क्या डिमांड करते हैं, कि वो आपकी किस किस चीज़ को फुलफिल करे। तो उस हिसाब से आप अपने सोल्यूशंस के पीछे जाएंगे कि भाई आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, वो दोनों आपस में मैच करनी चाहिए। क्लियर? उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। इट शुड बी रियलिस्टिक, आपके स्टैंडर्ड्स इतने भी हाई नहीं होने चाहिए कोई भी सोल्यूशन उसको मैच ना कर पाए। नाउ फ्लैश आउट द पोटेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ईच सोल्यूशन। उसके बाद आप हर सोल्यूशन के पॉजिटिव नेगेटिव उन सबको एनालाइज करेंगे और बाकी सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे। फिर उनमें से जो होगा वो हम आगे देखेंगे। तो कंपैरिजन इज मस्ट, ठीक है? तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। नाउ चूज द बेस्ट सोल्यूशन एंड टेस्ट इट। अब जो उनमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जिसके थे उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीधा उसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये सच में सुटेबल है, क्या ये सच में हमें वो रिजल्ट दे रहा है जो हम इससे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो ट्रैक एंड एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ योर टेस्ट। अब आपके जो भी उसके रिजल्ट आए आपको उसको एनालाइज करना है कि आपने कितना एक्सपेक्ट किया था और वो कितना कर रहा है। इट शुड बी कंपैरेटिबल होना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे को मतलब फुलफिल कर रहे हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ही कोई एक्सपेक्टेशंस ना रह जाए। देखो सारी चीजें पूरी होना नॉट पॉसिबल, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी डन। ओके, नाउ we are having the last one. If the test solves your problem, implement the solution. If not, test a new one. अगर वो टेस्ट ने आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, अगर उसने वो फुलफिल कर दी है, सो दैट मीन्स इट्स द बेस्ट सोल्यूशन एंड यू कैन गो फॉर इट। तो आप उसको अपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर ये आपके एक्सपेक्टेशंस पर नहीं खड़ा उतर रहा, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव के ऊपर स्विच करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो ये ज़रूरी नहीं कि आप एक सोल्यूशन को ही अपना लें। यू हैव टू गिव चांस टू ईच एंड एवरी सोल्यूशन। फिर जो बेस्ट होगा वो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज करना है। क्लियर? सिंपल, ये 7 स्टेप है, मेनली प्लानिंग से रिलेटेड ही है, तो आपको इजीली हो जाएंगे कवर। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।